विक्रम मास में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम इकोनॉमी के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। राइट, चलिए आज की क्लास में देखते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए करंट अफेयर इकोनॉमी के लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे ही हमारे द्वारा कोई आपके लिए इनिशिएटिव लाया जाए तो आप तक पहुंचे। राइट, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर है। तो पहला जो हमारा करंट अफेयर है स्टूडेंट, वो है कि रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है। अब रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है। अब रिटेल इन्फ्लेशन है क्या, ये कम ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अभी। अगर आप लास्ट एक साल से देखें तो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा हो रहा है। इट मीन्स अगर हम देखें इन्फ्लेशन का तो 2 to 6% के बीच में होना चाहिए। राइट, 2 to 6% के बीच में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लास्ट 1 ईयर से देखें तो 6% से अबव हो रहा है। इट मीन्स हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है। तो कुछ इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे और ये रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है, क्योंकि कम ज्यादा अभी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कम है या ज्यादा है। राइट, इस प्रकार से तो देखेंगे यहाँ पर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब होता है स्टूडेंट जब लगातार प्राइस राइज होता है, जब कॉन्टिन्यूअसली राइज इन प्राइस होता है और किसी एक गुड का नहीं, बास्केट ऑफ गुड का लगातार प्राइस राइज होता है तो हम उसको इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखते हैं द सस्टेन्ड राइज इन प्राइस फॉर अ पीरियड, मतलब कुछ पीरियड के टाइम जो है टाइम से होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई या मुद्रास्फीति बोलते हैं। राइट, इस प्रकार से इससे इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, एक तो क्या है याद रखिएगा कि रेंज 2 to 6% के बीच में होना चाहिए, ना ही 2% से कम होना चाहिए, ना ही 4% से ज्यादा होना चाहिए। राइट, अगर 4% से ज्यादा होता है तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को अपने टूल्स को ऑपरेट करना लग जाना चाहिए। राइट, उसको करने लग जाना चाहिए। तो 2 to 6% के रेंज में होना चाहिए, ना ही 2% से कम। अगर 2% से कम होता है तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं, और अबव 4% से होता है और 6% से अबव हो जाता है तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब याद रखिएगा 4 क्यों, 6 क्यों नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होती है, लैग वेरिएबल। जब तक वो करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी सर से ऊपर हो जाएगा। सर से ऊपर ना हो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी 4% से उनको वर्क करने लग जाना चाहिए, फिर जाके 7% पे कहीं जाके कंट्रोल होगा। और अगर आप सिनेरियो देखेंगे स्टूडेंट तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल्स है बहुत अच्छे से ऑपरेट किया और हमने अपने भारत इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, आप देखेंगे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन 7% तक गया, उसके बाद कम हो गया है, ये चीज है। राइट, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का मतलब आपको समझ आ गया। अगर इकोनॉमी में प्राइस राइज हो, राइट, अगर इकोनॉमी में प्राइस राइज हो, परचेजिंग पावर कम हो जाए, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो हम वो क्या होता है, ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई होता है। प्राइस राइज कॉन्टिन्यूअसली, परचेजिंग पावर क्या होता है, पहले 100 रुपए की आप बहुत ज्यादा चीजें खरीद पाते थे, अब ड्यू टू इन्फ्लेशन अब 100 रुपए की बहुत कम चीजें खरीद पाते हो, तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर का गिरना। वही मनी सप्लाई क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ करेंसी कम हो जाती है। राइट, और डिमांड कभी भी आप देखोगे रियल सिनेरियो में भी अगर हम स्टूडेंट देखें तो कोई चीज की डिमांड ज्यादा होती
है तो उसकी क्या होती है, भाव इंक्रीज हो जाता है। भाव मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, राइट, इस प्रकार से। अब देखेंगे कि प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो किस कारणों की वजह से होता है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड कंज्यूमर की वजह से होता है और कॉस्ट प्रोड्यूसर की वजह से हो जाता है महंगाई। अगर ये डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, इतनी सप्लाई तो है नहीं। अगर इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी प्रोड्यूसर की तो वो क्या करेंगे, प्राइस राइज कर देंगे और आपको महंगाई देखने को मिलेगा, राइट। अब देखेंगे आगे कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको रिटेल इन्फ्लेशन वर्ड आया, तो इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स पे होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होता है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर से भी कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हम मुद्दे की बात करेंगे सीपीआई, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट मींस सीपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीआई, ओके, और होलसेल प्राइस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूपीआई। हम जब अगर न्यूज में डब्ल्यूपीआई होगा तो उसमें मैं आपको कराऊंगी। वैसे हमारे जो कोर्सेज है उसमें आपको टोटल कराया जाता है, राइट, इस प्रकार से। जीडीपी डिफ्लेटर भी कभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि सीपीआई क्या होता है। जब रिटेलर से कंज्यूमर के बीच में प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है तो हम उसको सीपीआई बोलते हैं। सीपीआई को रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं और इसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसी की क्या परचेजिंग पावर है वो सीपीआई से ही पता चलता है। तो 2014 के बाद, पहले 2014 से पहले हम डब्ल्यूपीआई यूज करते थे, लेकिन 2014 के बाद हम सीपीआई यूज करते हैं, ओके। तो ये प्राइस चेंज बताता है, राइट। ये रिलीज किनके द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, दैट मींस एनएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता है। क्या, सीपीआई, ओके, सीपीआई। इसमें कैलकुलेट किया जाता है फूड, मेडिकल, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, राइट, जो कि मतलब एक्चुअल, जिसकी परचेजिंग पावर और जो की नीड होती है, राइट, जरूरत की चीजों को इसमें लिया जाता है, इनको वेटेज दिया जाता है, राइट, इसमें। तो कमोडिटी और सर्विस याद रखिएगा, डब्ल्यू सीपीआई में, ओके, सीपीआई में गुड्स के साथ सर्विसेज भी लिया जाता है, वही डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स लिया जाता था, सर्विसेज नहीं लिया जाता था, जिसकी वजह से 2014 में हम सीपीआई को लेके आए, राइट। यहाँ पर देखिए, फूड, बेवरेजेस, फ्यूल्स, हाउसिंग, क्लोथिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड किया जाता है। मतलब एक इंसान की नॉर्मल एक्सपेंडिचर क्या होगी वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इंडिया में सीपीआई किस किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई देखिए 4 टाइप का होता है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, जो कि इसका बेस ईयर 1982 है। अब बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर वो ईयर होता है जहां से कंपैरिजन करते हैं, राइट, कंपैरिजन कि कितना बढ़ा है कितना घटा है, तो कोई बेस ईयर होना चाहिए ना जिससे आप कंपैरिजन करो, वो होता है। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर होता है, वो 1986 और 87 होता है। सीपीआई रूरल लेबर के लिए 1984 और 85 होता है, राइट, ये है। उसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाता है लेबर ब्यूरो और इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देख लीजिएगा, ये 3 जो होता है वो उसको कैलकुलेट कौन करता है, लेबर ब्यूरो, और मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, ये है। वही सीपीआई रूरल और अर्बन, जिसको कंबाइंड के नाम से जानते हैं, तो सीपीआई रूरल भी आता है, सीपीआई अर्बन भी होता है और सीपीआई कंबाइंड भी होता है। इसको रिलीज किया जाता है एनएसओ, और मिनिस्ट्री अगर पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो इस प्रकार से आपने याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट न्यूज के बारे में, रिटेल इन्फ्लेशन। तो आप सभी को होप सीपीआई समझ आ गया होगा। सीपीआई को हम रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। कैसे कैसे कैलकुलेट होता है हमने देख लिया। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है स्टूडेंट व्हाइट गुड। तो आजकल जो है व्हाइट गुड के नाम जो न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाइट गुड क्या होता है, तो थोड़ी सी आपको स्टोरी बताती हूँ व्हाइट गुड का क्यों आया जिक्र। तो मान लीजिए क्या होता है, हम पीएलआई, राइट, आपको थोड़ी सी सिनारियो बताती हूँ हुआ क्या है। तो देखिए, हमारी जो कंट्री है वो है प्राइमरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर, फिर है सेकेंडरी सेक्टर, और फिर क्या है टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो हमने प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया, उसके बाद हम सीधा सीधा कहाँ चले गए, जंप कर लिया टर्शरी सर्विस सेक्टर में। हमने सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप ही नहीं किया, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चर सेक्टर को डेवलप ही नहीं किया। तो इसके लिए, इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए आजकल जो स्कीम चल रहा है वो है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। मतलब अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो सरकार के द्वारा आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, तो ये लाया गया। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि PLI स्कीम कब आया। ओके, कब आया ये बताएंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसी के तहत व्हाइट गुड, अब हुआ क्या कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से व्हाइट गुड। अब व्हाइट गुड होता क्या है, व्हाइट गुड वो गुड्स होता है जो कि ड्यूरेबल ज्यादा होता है, जो लंबे समय तक चलता है, उसको हम बोलते हैं व्हाइट गुड। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, डिश वॉश हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कि लंबे समय तक चलते हैं, राइट। तो ये हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार के द्वारा बोला गया आप अपनी कंट्री में क्या करो, इसको मैन्युफैक्चर करो, और इसको PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा कि जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट एक है आपका ब्राउन गुड, राइट। व्हाइट गुड याद रखिएगा, जिसका ड्यूरेबल होता है। जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं वो व्हाइट गुड होता है। जब छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जैसे कि रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये सब क्या होता है, ब्राउन गुड होता है। क्लियर है, ब्राउन गुड होता है। तो व्हाइट गुड और ब्राउन गुड जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम करंट अफेयर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया का रैंक आया है 111 आउट ऑफ 125 इन हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स में 125 में से 111 पोजीशन इंडिया का आया है। तो ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं है स्टूडेंट। चलते हैं, हंगर इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये रिलीज कौन करता है, यूरोपियन NGO ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एंड देखेंगे वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा ये क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है एनुअली इसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, हंगर इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है। इसमें 4 क्राइटेरिया होती हैं, जैसे कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड अंडर नरिशमेंट क्या होता है, आप खाना खा रहे हो लेकिन उससे प्रोटीन कितना मिल रहा है, वो होता है अंडर नरिशमेंट। ओके, चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है कि आपकी जो है एज के साथ ना ही वेट इंक्रीज हो रहा है, ना ही आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग बोला जाता है। एज के साथ आपका क्या है, लो वेट है, हाइट है, इसको बोला जाता है कि चाइल्ड वेस्टिंग है। और चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, एज के साथ आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। क्लियर है।
उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है। द वर्ड मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट, कितने मर रहे हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पर ये 4 क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे हंगर इंडेक्स को मेजर किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखें 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, याद रखिएगा ये 2023 का है जो कि एनुअली आता है। यहाँ पर रैंक देखें तो 111 है आउट ऑफ 125 कंट्री। ओके, तो यहाँ पर जो स्कोर है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो स्कोर देखिएगा 28.7% है, राइट। इंडिया का स्कोर कितना है? 28.7%। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म, तो देखिए सबसे लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग जो है ये है। तो हम थर्ड पे आते हैं, मतलब सीरियस केस में है 28 पॉइंट, जो मैंने आपको बताया ये है हमारी, राइट, 28.7। तो आपसे पोजीशन भी पूछ सकते हैं और कितना स्कोर है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिया का हम नेबरिंग कंट्री से कंपैरिजन करते हैं कि हमारी इंडिया कहाँ पर स्टैंड करती है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान से भी पीछे है, बांग्लादेश से भी पीछे है, नेपाल से भी पीछे है और श्रीलंका से भी पीछे है। तो यहाँ पर आती है मुद्दे की बात। इंडिया के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो रिपोर्ट आई है वो सही नहीं है। अब देखते हैं कि ये चेंज होता है या नहीं होता है। फॉर द टाइम बिंग आप ये इतना याद रखिएगा, ये कंट्रोवर्सी आजकल चल रहा है कि इंडिया के द्वारा बोला गया भाई ये सही रिपोर्ट आपने रिलीज नहीं किया। लेट्स सी क्या होता है। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। तो हम नोबल इकोनॉमिस्ट में आपने नोबेल प्राइज तो पढ़ लिया, मैम के द्वारा आपको पढ़ाया गया। चलिए इकोनॉमी में देख लेते हैं किनको नोबेल प्राइज मिला, राइट, नोबेल प्राइज। तो वुमेन कॉल्ड जो क्लोडिया गोल्डन है उनको इकोनॉमिक में प्राइज मिला, राइट, इकोनॉमी में प्राइज मिला। इन्होंने वर्क किया है वर्क प्लेस जेंडर गैप, मतलब मेल और फीमेल में जो इनइक्वालिटी है, इन्होंने इसके बारे में बात करी कि अभी भी जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, वो मेल के अकॉर्डिंग वर्क प्लेस में या वर्क करने नहीं जाते। अभी जैसे कि मेरे द्वारा आपको पढ़ाया भी गया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे आया है, उसमें भी अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो जो मेल की है बहुत ज्यादा है, जो है आपका लेबर फोर्स या वर्क पॉपुलेशन रेशो या अनएम्प्लॉयमेंट देखे तो यहाँ पर जो है आपके फीमेल का बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपेयर टू मेल फीमेल का कम है, राइट। इस प्रकार से आपने ये देखना है। तो इन्होंने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड अर्निंग के बारे में बताया। तो आपने इतना ही याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कल को पूछते हैं भाई इकोनॉमी में कौन जीत के आए, तो ये जीत के आए नोबेल प्राइज, इन्होंने दिया है, ठीक है। फिर एक और स्कीम, आपको जो भी नए नए स्कीम्स होंगे वो भी मेरे द्वारा या मैम के द्वारा कराया जाएगा। तो आज हम देखते हैं मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत स्कीम है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो भी स्कीम होते हैं ना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वो मेंस में तो आपने इकोनॉमी में क्या करना है, योजनाओं को ही मेंशन करना है। तो आपकी टिप्स पे होने चाहिए सारे गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट। तो इसके बारे में देखते हैं। ये 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2023 में आया है, नेशनल यूनिटी डे पे आएगा। यहाँ पर यूथ एक्टिव, अब ये क्यों लाया गया है समझिएगा, क्योंकि हमारा जो भारत है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, मतलब हमारी कंट्री में जो यूथ पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। अब उसका यूटिलाइजेशन करना, अब यूथ तो है आपके पास, लेबर फोर्स तो है, लेकिन अगर आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हो तो वेस्ट है, राइट। ऐसे ही उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वेस्ट होगी।
तो उनका यूज करने के लिए बहुत सारी योजनाओं गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें से एक योजनाएं हैं मेरा युवा भारत। ओके, ये जो है 15 से 29 ईयर के होगा, ग्रुप के लोगों के लिए होगा, राइट। तो यहाँ पर कीवर्ड्स याद रखिएगा, किस डेट पे आया है, किसके लिए आया है और कौन सा एज ग्रुप यहाँ पर कवर हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखिए इस दौर आपको आर्टिकल भी, मतलब कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे अगर अब तक आपने नहीं किया है। वहां पर जो भी आपको कराया जा रहा है उसके नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो लिंक है, आपको ये लिंक देख रहा है, इस लिंक पे जाइएगा और यहाँ पर PIB की रिपोर्ट है, इसको फुल स्टडी करेंगे, राइट। तो आपकी जो है थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी। आपको सारे रिपोर्ट्स पढ़ने चाहिए स्टूडेंट, क्लियर है ये इस प्रकार से। देखिए तो यहाँ पर नीड क्यों आई है, इंडिया की जो यूथ है वो क्या है, फ्यूचर डिसाइड करेगी। हमारी जो लेबर फोर्स है भाई उसका यूज करोगे तो फ्यूचर में हमारा क्या होगा, अच्छा इसकी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, राइट, इस प्रकार से। फिर अगर न्यू देखें टेक्नोलॉजी, उसको यूज करना है। गवर्नमेंट टू एंगेज विद द प्रेजेंट डे यूथ, मतलब जो यूथ है वो कहाँ पर प्रेजेंट डे में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आप देखोगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो यहाँ पर जो है कोडिंग वगैरह, अब मिनिमम हमारे टाइम में क्या था कि हमें जो हम थ्योरी पढ़ते थे प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। अब जो छोटे बच्चे हैं वो भी कोडिंग सीखेंगे, सही भी है, राइट, कि यहाँ पर जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो मतलब बाद में भी जाके उसका यूटिलाइजेशन हो, वरना हमने तो सिर्फ थ्योरी पढ़ी, आगे हमें पता चला भाई इसकी तो कोई काम ही नहीं थी, राइट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए यूथ का रिसर्च में, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर मेनली यहाँ पर ये बताया गया है कि यूथ का यूज करना है, उनके लिए बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम लाना है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी पता हो, उनको क्या करे, काम करे। अगर यूथ क्या कर सकते हैं, 10 घंटे तो आराम से काम कर सकते हैं, राइट, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन नहीं होगी, तो भाई उसको यूज तो करो। तो उसको प्रॉपर यूज करने के लिए स्कीम लाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सरकार यूथ के लिए क्या क्या कर रही है, अगर हमारा भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड में है तो यूथ के लिए कौन कौन से पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है, तो उसमें से आपको कोट करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो है करंट अफेयर इकोनॉमी की क्लासेस आपके लिए लेते आऊंगी, राइट। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप सभी का धन्यवाद।